नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 30 जून को राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और शिंदे भाजपा सरकार अस्तित्व में आई थी। लेकिन इस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद विगत सवा माह के दौरान भी राज्य मंत्रिमंडल का गठन व विस्तार नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि कल शुक्रवार 5 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें शामिल होने वाले नामों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो चुका है और इन नामों में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के साथ ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे व विधायक नीतीश राणे के नाम की चर्चा चल रही है। राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहने वाले अचलपुर के विधायक बच्चू कडू अब राज्य की नई शिंदे भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में शिंदे गुट की ओर से बतौर कैबिनेट शामिल किए जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बगावत की थी तो तत्कालीन राज्य मंत्री बच्चू कडू की अगुवाई में करीब 10 निर्दलीय विधायकों ने भी शिंदे गुट का समर्थन किया था, जिसकी एवज में शिंदे गुट की ओर से पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू को अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जहां जहां पर शिवसेना कमजोर है वहां पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को मंत्री पद दिए जाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा उन विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है जिन्होंने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से सीधा पंगा ले रखा है। विधायक रवि राणा तथा उनकी पत्नी व सांसद नवनीत राणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने के साथ ही शिवसेना के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी थी, जिसके बाद राणा दंपत्ति को जेल भी जाना पड़ा था। वहीं राणे पिता पुत्र हमेशा ही शिवसेना पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में विधायक रवि राणा और नीतीश राणे को भाजपा द्वारा अपने कोटे से मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। राज्य में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को 10 दिवसीय गणेशोत्सव के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न तरह की अनुमतियां प्राप्त करनी पड़ती है, लेकिन अब 5 साल में केवल एक बार ही ये अनुमतियां प्राप्त करनी पड़ेंगी और अनुमतियां प्रदान करने हेतु एक खिड़की योजना को अमल में लाया जाएगा। इस आशय की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गत रोज पुणे में की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए महानगर पालिका द्वारा लिए जाने वाले मंडप शुल्क को माफ कर दिया गया है। ऐसे में मंडप शुल्क को माफ करने तथा विद्युत मीटर को अनुमति देने के बारे में जिलाधीश कार्यालय द्वारा गणेश मंडलों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने आज गुरुवार को संसद में अपने क्षेत्र के 24 अंधेरे गांवों में बिजली के लिए एक तरह से पीएम मोदी के अच्छे कामों की सिफारिश लगा दी। सांसद राणा ने पहले मोदी के गांव-गांव बिजली पहुंचाने के काम की जमकर तारीफ की और फिर अपने संसदीय क्षेत्र के 24 गांवों की बिजली की समस्या को सामने रखते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद केवल मोदी ही उनके गांवों तक उजाला पहुंचा सकते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन सभी गांवों में सोलर लाइट है और उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि जल्द ही इन गांवों में ग्रिड से कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए उनके साथ अमरावती जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग की समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की। इस समय विभिन्न राष्ट्रीय महामार्गों को लेकर किए जाने वाले कामों के संदर्भ में सांसद बोंडे ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने विस्तृत ब्यौरा पेश किया और इन कामों को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने के संदर्भ में मांग उठाई। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत घुईखेड़ गांव निवासी नलू बागड़े नामक महिला ने आगामी 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जिलाधीश कार्यालय के सामने अपने पति पुंडलिक बागड़े के साथ मिलकर आत्मदहन करने की चेतावनी दी है। इस बारे में जिलाधीश पवनीत कौर के नाम जारी किए गए पत्र में नलू बागड़े ने अपने परिवार को बेमला प्रकल्पग्रस्त परिवार बताया है और आरोप लगाया है कि खुद जिलाधीश कार्यालय की ओर से जारी हुए 2 पत्रों की अनदेखी करते हुए बेमला प्रकल्प के अधिकारियों ने उनके घर के मुआवजे का चेक किसी अन्य व्यक्ति को दिया और इस मामले में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में अगर उन्हें 15 अगस्त से पहले न्याय नहीं मिलता तो वे जिलाधीश के सामने स्वाधीनता दिवस के मौके पर अपने पति के साथ आत्मदाह कर लेंगी। जिलाधीश पवनीत कौर ने आज तपोवन संस्था को भेंट देकर यहां कुष्ठ रोगियों के माध्यम से चलाए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों की जानकारी ली। साथ ही कहा कि पद्मश्री दाजी साहब पटवर्धन द्वारा स्थापित तपोवन संस्था को आवश्यक सेवाओं व सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित शहर के सभी स्कूलों के प्राचार्यों, मुख्याध्यापकों व स्कूल व्यवस्थापन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में प्रत्येक छात्र के घर पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने व छात्रों को स्वाधीनता दिवस या राष्ट्रीय त्योहार उत्सव व त्योहारों के तर्ज पर धूमधाम से मनाने हेतु प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने बताया कि वे एक शिक्षक के बेटे हैं, ऐसे में उन्हें पता है कि शिक्षक क्या कर सकते हैं। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 50,000 मजदूरों का वेतन बकाया है। उनके हिस्से के 12 करोड़ 64 लाख रुपए की वेतन की रकम तत्काल अदा की जाए। इस आशय की मांग को लेकर मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है।
धारनी में उपजिला अस्पताल की नई 3 मंजिला इमारत तैयार हो गई, परंतु सही ढंग से नियोजन नहीं करने के कारण यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है। इस अस्पताल में आपातकालीन ओपीडी तीसरे माले पर बनाई गई है। ऐसे में किसी भी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति या हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए तीसरे माले पर ले जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते स्थानीय नागरिकों द्वारा इस अस्पताल की निर्माण संबंधी दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई है। महर्षि पब्लिक स्कूल के आदिवासी छात्रावास में रहकर यहां पढ़ाई करने वाले 28 छात्रों ने अपर आदिवासी आयुक्त से 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए जाकर मुलाकात की और साथ ही कहा कि उन्हें महर्षि पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन्हें वहां पर अच्छा खाना नहीं मिलता और बिना गलती के उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा उनकी अलग से क्लास लगाई जाती है और उनकी पढ़ाई लिखाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस बारे में कुछ भी पूछने पर उन्हें टीसी थमाने की धमकियाँ मिलती हैं। पोळी करण्याची जी मशीन असते ती कोणीतरी पाळली आणि ती फुटली। त्याला अनुषंगाने जे आज ETC कार्यालयात जे विद्यार्थी आले त्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार का आम्ही ते पोळी मशीन फोडलेली नाही किंवा फेकलेली नाही, तरीसुद्धा तिथल्या संस्था चालकांनी विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून दिले। म्हणजे आदिवासी विकास विभागांतर्गत नामांकित शाळांना आणि महर्षी शाळेला प्रथमतः 3 कोटी रुपये दर वर्षाला दिले जातात। पण त्या 3 कोटी रुपये दिले जातात, पण आदिवासी विद्यार्थ्यांची इतकी मोठी गरज त्या शाळेमध्ये केली जाते। याच्या अगोदर तिथं मोठ्या प्रमाणात ह्याच पद्धतीनं मोठे प्रकारचे गुन्हे घडलेले आहे विद्यार्थ्यांसोबत आणि विद्यार्थी अक्षरशः सांगत आहे की विद्यार्थ्यांना संस्था चालक असं म्हणतो का तुमची PO कार्यालयामध्ये कुत्रे लोक बसलेले आहे, ते माझ्यातून पैसे घेऊन जातात, त्यामुळे ते माझं काही बिघडू शकत नाही, अशा पद्धतीनं ते इथं व्यवहार केला जातो। म्हणजे आदिवासी विद्यार्थी जो तिथं शिक्षण घेतो हा अक्षरशः भयभीतीच्या वातावरणामध्ये राहतो आणि भयभीतीच्या वातावरणामध्ये राहणारा विद्यार्थी शिक्षण घेणार का आणि तो मोठा चालून अधिकारी बनेल का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आमचा आदिवासी विभागाला आहे। आणि कुठेतरी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारचं एज्युकेशन मिळालं पाहिजे, याच्यासाठी आदिवासी अप्पर आयुक्त आणि PO कार्यालय यांनी संस्था चालकावर आणि त्याच्यावर तिथं असणाऱ्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वृंद यांना नोटीस बजावून या सर्व प्रकारच्या गोष्टी विद्यार्थ्यांवर नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीने त्यांनी कारवाई करावी। शालेय छात्रों को स्कूल बस व वैन से लाना ले जाना करने वाले वैन मालिकों व चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उपस्थित हो गए। हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा 26 से 31 जुलाई के कार्यकाल के दौरान स्कूल वैन व बसों की जांच की गई, जिसमें 965 स्कूल बस व वैन वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहने का खुलासा हुआ है। नागपुर हाईवे पर बुरगांव धर्मालय के पास स्थित महाराष्ट्र के सबसे बड़े बिजनेस हब सिटीलैंड में 4 व 5 अगस्त को सिटीलैंड ट्रेड फेयर 2022 का आयोजन किया गया है, जिसका आज सुबह 11 बजे समारोह पूर्वक भव्य शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में हिस्सा लेने हेतु अमरावती शहर व जिले के साथ ही राज्य सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी पहुंचे हैं। विदर्भ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन नागपुर से संलग्नित अमरावती जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन व जवाहर युवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर व मास्टर पावर लिफ्टिंग अजिंक्य पद स्पर्धा का शुभारंभ बुधवार को गोपालनगर स्थित अंबा मंगलम में किया गया। पूर्व पार्षद सुनील काले की अध्यक्षता में भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर सहित कई गणमान्यों की उपस्थिति में इस 2 दिवसीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। जिले के दरियापुर तहसील अंतर्गत योदा गांव के किसानों ने आज जिलाधीश को निवेदन सौंपकर गांव के किसानों को खेती में जाने के लिए पगडंडी मार्ग सुधार कर दिए जाने की मांग की और बताया कि बारिश की वजह से संबंधित रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। आईटक के नेतृत्व में आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारियों ने दिल्ली, मुंबई, नागपुर व जिला स्तर पर कई आंदोलन किए, लेकिन उनके मानधन में मामूली वृद्धि कर सरकार ने उनसे मजाक किया है, यह आरोप लगाते हुए आज आईटक द्वारा आशा व गट प्रवर्तकों का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार को कामगार विरोधी बताया गया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आगामी 18 अगस्त को बेमियादी अनशन व 20 अगस्त को महाराष्ट्र बंद आंदोलन करने की घोषणा की गई है। इस बारे में आज जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में राहटगांव परिसर के गंडराया नगर निवासी गिरिधर सिंह चौहान के आवास पर 3 से 4 अगस्त तक श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ आयोजित किया गया और पठन समाप्ति पश्चात आरती व महाप्रसाद का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कौंडिन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य जी महाराज यानी श्री समर्थ माउली सरकार की विशेष उपस्थिति रही। धारनी तहसील से पहली बार अमरनाथ वैष्णो देवी के लिए भाविकों का जत्था रवाना हुआ था और तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के बाद सभी भाविक श्रद्धालु वापस धारनी लौटे। इस अवसर पर धारनी के राधा कृष्ण मंदिर में तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस लौटे भक्तों को पुष्पमाला पहनाते हुए उनका शानदार स्वागत किया गया।
कोविड संक्रमण के चलते बीते 2 वर्षों से गणेशोत्सव पर्व पर कोई धूम धड़ाका नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि कोविड संक्रमण का खतरा टल गया है और सभी प्रतिबंध हट गए हैं, ऐसे में गणेशोत्सव पर्व को लेकर अभी से काफी उत्साह व धामधूम देखी जा रही है, जिसके लिए शहर के सभी ढोल ताशा पथकों द्वारा अभी से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी गई है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 20 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, जिनमें से 5 मरीज मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। वहीं शेष 15 संक्रमित मरीज जिले के ग्रामीण इलाकों से पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 140 हो गई है, जिनमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 37 और ग्रामीण क्षेत्र में 101 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। राहत वाली बात यह भी रही कि इस 24 घंटे के दौरान 25 लोग कोविड मुक्त भी हुए। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला अंतर्गत शिवनी मालवा तहसील के बखराट गांव के निकट गोवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के साथ संतप्त भीड़ ने जमकर मारपीट की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक की शिनाख्त अमरावती निवासी नासिर अहमद के तौर पर हुई है। वहीं इस मारपीट में घायल हुए 2 लोगों के नाम शेख लाला व सैयद मुश्ताक बताए गए हैं। ये तीनों युवक अपने मालवाहक ट्रक में करीब 24 गोवंश जानवर भरकर अमरावती से नर्मदापुर की ओर जा रहे थे, जिन्हें मंगलवार व बुधवार की दरमियानी रात 10 से 12 लोगों ने पीछा करते हुए बखराट गांव के पास रुकवाया और ट्रक में गोवंश जानवरों के ठूस ठूस कर भरे दिखाई देने पर ट्रक में सवार तीनों लोगों के साथ मारपीट की गई। सिवनी पुलिस ने इस मामले में 10 से 12 लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं मारपीट में घायल हुए दोनों लोगों के खिलाफ गौरक्षा प्रतिबंधक अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अकोट से मेलघाट की धारनी तहसील के आदिवासी गांव सुसरदा में साग सब्जी की बिक्री करने हेतु आए अकोट निवासी सब्जी विक्रेताओं का 4 पहिया वाहन रानी गांव के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। पहाड़ी रास्ते से तेज रफ्तार के साथ गुजरने वाला वाहन पहले सड़क किनारे स्थित पेड़ से टकराया और फिर 150 फीट गहरी खाई में पलट गया। इस हादसे के चलते वाहन में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पता चला है कि धूलघाट रेलवे के फॉरेस्ट नाके को शाम 6 बजे से पहले पार करने के चक्कर में वाहन चालक द्वारा अपना वाहन काफी तेज रफ्तार के साथ चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा घटित हुआ है। विगत 2 अगस्त को मोर्शी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री क्षेत्र सालबर्डी में मध्य प्रदेश के शिवनी निवासी 8 से 10 युवक दर्शन हेतु आए थे और महाराष्ट्र की सीमा में स्थित मारुति महाराज देवस्थान में दर्शन लेने के बाद इनमें से दुर्योधन राउत व गणेश चवारे तैरने के लिए गंगा नदी व माडू नदी के संगम वाले क्षेत्र में उतरे। इस समय पानी का बहाव काफी तेज रहने के चलते ये दोनों ही पानी में बह गए। पश्चात 3 अगस्त की सुबह घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर इन दोनों युवकों के शव बरामद हुए। हैदराबाद की मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत अमरावती की दस्तूरनगर निवासी 32 वर्षीय कुशल खत्री हैदराबाद से अपनी पत्नी के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में सवार होकर रक्षाबंधन मनाने के लिए अमरावती के बंडेरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन से अचानक लापता हो गए। कुशल का अंतिम लोकेशन चंद्रपुर के विहिर गांव राजूरा के पास मिला। कल शाम तक तलाश करने के बाद पुलिस के साथ ही आज परिवार के कुछ सदस्यों ने इस नक्सलवादी एरिया में खाक छानते हुए कुशल की तलाश करनी शुरू की। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कपिल वस्तु नगर नंबर 2 स्थित शिव मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर 3 उपद्रवियों ने मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग सहित मंदिर में स्थित मूर्तियों की तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर में रखी दानपेटी चुरा ली। इस घटना के चलते मंदिर परिसर में तनाव वाली स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद पुलिस ने अनिकेत दुर्योधन, सूरज गडलिंग व आकाश पाचे इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोड व नाली निर्माण कार्य का नापजोख कराने के लिए ठेकेदार से जिला पंचायत निर्माण कार्य विभाग के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र बोलके ने 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धारनी पंचायत समिति में जाल बिछाकर रिश्वतखोर कर्मचारी बोलके को रंगे हाथ दबोचा। अंशतः अनुदानित सूची के अनुसार बुल्ढाना के भारत विद्यालय में कक्षा 11वीं विज्ञान शाखा में प्रवेश देने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत स्वीकारने के मामले में मुख्याध्यापक प्रहलाद गायकवाड़ के साथ अन्य 3 लोगों को रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। चांदू बाजार से अमरावती मार्ग पर बुराला व शिराला गांव के बीच मोटरसाइकिल से नियंत्रण छूट जाने के कारण मोटरसाइकिल सामने से आ रही बैलगाड़ी से जा भिड़ी। इस हादसे में उमेश टाले नामक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उमेश के 2 वर्षीय बेटे व उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐन मौके पर यहां से गुजर रहे विधायक बच्चू कडू ने घायलों को तत्काल अमरावती जिला अस्पताल में इलाज हेतु रवाना किया। तलेगांव देवगांव सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर 2 कार एक दूसरे के साथ आमने सामने भिड़ गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मंगलवार की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नागपुर जिले के उमरठ शहर निवासी मोरेश्वर देवरे के तौर पर हुई है। रहीमापुर पुलिस थाना क्षेत्र के कुंभार गांव में बीती रात 8:30 बजे के आसपास 62 वर्षीय श्रीहरि कौलकर ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किए जाने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ईश्वर कॉलोनी में रहने वाले 70 वर्षीय वृद्ध दिनेश वानखड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि यह वयोवृद्ध व्यक्ति विगत कुछ समय से ब्लड प्रेशर व शुगर की बीमारी से त्रस्त रहा करता था।
वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के रामागांव निवासी शंतनु तेलखड़े से नीलेश कोकाटे व संजय घरडे ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और पैसे देने से इनकार करने पर उसे लाठी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अकोला जिले में इन दिनों चोरों व उठाईगिरों की एक नई टोली ने बिल्कुल नए तरीके से काम करना शुरू किया है, जिसके तहत केवल वरिष्ठ नागरिकों व विशेषकर बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस नए तरीके के तहत रास्ते से गुजरने वाली बुजुर्ग महिलाओं को यह कहकर बरगलाया जाता है कि पड़ोस वाली गली में किसी दानवीर व्यक्ति द्वारा कपड़े बांटे जा रहे हैं और ऐसी महिलाओं को रास्ते के किनारे लिया कर उनसे लूटपाट की जाती है। ऐसे 2 मामले गत रोज अकोला शहर में सामने आए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।